नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अलविदा कह रहा है। देश के रिफॉर्म मैन नहीं रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और वो 92 साल के थे। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह लंबे वक्त से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। केंद्र सरकार ने उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और आज कैबिनेट की बैठक बुलाकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी दी गई। कैबिनेट बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया गया और एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। आज सुबह मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में पंजाब में हुआ था। वो 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी और 2009 से 2014 तक अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह ली। 33 साल तक सेवा देने के बाद वो इस साल की शुरुआत में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए थे। मनमोहन सिंह को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने कहा कि मनमोहन सिंह का जाना बड़ी क्षति है। मनमोहन सिंह ने हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की। उन्हें समर्पित नेता के तौर पर याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह सबके लिए उपलब्ध रहे। देशवासियों की ओर से मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मनमोहन सिंह बेहद विनम्र और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे और उनके निधन पर उनकी पार्टी के साथ ही दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने भी शोक जाहिर किया है। खर्च के नेता ऐसे विरोधी खर्च के नेता की जिम्मेदारी राज्यसभा की जब उनके पास थी तब अपोजिशन का लीडर कैसे काम कर सकता है ये उन्होंने पूरे देशवासियों को दिखाया। आज मनमोहन सिंह हम लोगों ने रह नहीं, देश की सेवा करने वाला भारत माता का एक सुपुत्र आज हमें रहा नहीं। आज ये देश के लिए बहुत बड़ी चोट है। मैं मेरे पार्टी की तरफ से व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार को जो संकट आया इससे सामना करने के लिए एक शक्ति विनोद ताकत मिलेगी ऐसा विश्वास करता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच में नहीं रहे
बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। सहज, सरल, सौम्य, शिष्ट मनमोहन जी को मेरा प्रणाम। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें। देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए हैं। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे और उनने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह की है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। इस महत्वपूर्ण क्षण में उनके परिवार से मिला और अपनी संवेदना व्यक्त की। वो एक दूरदर्शी नेता थे जिनके आर्थिक सुधारों ने आधुनिक भारत को आकार दिया। उनकी विनम्रता ने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया। You worked under Manmohan Singh when he was Prime Minister. How you remember Manmohan Singh? Look, I remember him with a great deal of respect and a great deal of affection. I think he was a great Prime Minister and a wonderful human being. And those are the things that one has to cherish because, you know, after all these years, you remember people by everything that they stand for, everything they did. He pulled 10 million people out of poverty every year. He did so much in terms of his contribution to this nation. He kept us free from the global financial crisis when other countries were going under. He created so many laws that have benefited people, including the famous Manrega scheme. He is somebody for whom there's no list, no shortage of things we can point to. Why do people have individual bank accounts of poor people? He started them. Why do people have the Manrega scheme? He started it. Why do people have direct benefit transfer? He started it. But he never sought credit. He was thinking always of the future. Even in his 80s, he would talk about the impatience of the young, how important it was to respect the young, to think of the young in all the decisions we take. And that kind of mentality was very special. But above all, he acted with heart, with compassion, with humility, with honesty, tremendous honesty and integrity. Just an
absolutely wonderful man. You know, when a good human being leaves, all of us are diminished. And today is CWC meeting also, and कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है सर कि कैसे उनको आगे श्रद्धांजलि दी जाए? क्या उनके लिए कुछ आप चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कोई पद उनके लिए स्मारक बनाने की या कोई अवार्ड देखिए, देने वो की? तो पार्टी बताए, क्योंकि वर्किंग कमेटी मीटिंग के अंदर ऐसे कुछ चर्चा नहीं की है, लेकिन कुछ न कुछ तो ज़रूर, मेरे ख्याल में इतना महान व्यक्ति जब जाते हैं, इसमें तो अभी राजनीति की बात तो थोड़ी है। मेरे ख्याल में सरकार कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। और अब आपको सुनाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी 5 रिपोर्टर्स की जुबानी। मुझे याद है कि जनवरी 2014 में जो आखिरी साल था मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के तौर पर, वो नेशनल मीडिया सेंटर आए थे उसका उद्घाटन करने के लिए, और इस महत्वपूर्ण मौके पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने भी उसमें उनसे सवाल पूछा था। कई पत्रकारों ने सवाल पूछे और सबसे ज़्यादा सवाल जो था वो घोटालों पर था। ये वो दौर था जब भारतीय राजनीति में 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और कोयला घोटाला की सबसे ज़्यादा चर्चा होती थी, और जाहिर है सबसे ज़्यादा सवाल मनमोहन सिंह से इन घोटालों के बारे में पूछे गए थे। पत्रकार एक के बाद एक बार बार उनसे पूछते रहे कि प्रधानमंत्री के तौर पर वो क्यों विफल रहे इन घोटालों को रोकने के लिए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में मुझे याद है करीब 60 पत्रकारों ने 100 के आसपास सवाल पूछे थे मनमोहन सिंह से, और इसके आखिरी में मनमोहन सिंह ने एक महत्वपूर्ण कोट दिया था जिसकी बाद में कई साल तक चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा था, आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू मी देन द मीडिया एंड अपोजिशन पार्टीज इन पार्लियामेंट। यानी मनमोहन सिंह ने ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि आप सब या जो विपक्षी पार्टियां संसद में हैं, आप जिस नज़रिए से मेरे काम को, मेरे सरकार के काम को देख रहे हैं, इतिहास, मुझे पूरा विश्वास है, बिल्कुल अलग तरीके से मेरे काम को मुझे याद करेगा। और अब देखिए, जब वो दुनिया में नहीं है और जिस तरह की आउटपोरिंग, जिस तरह का इमोशन दिखा है, जिस तरह की प्रतिक्रिया सभी राजनीतिक दलों से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, जिनके खिलाफ मनमोहन सिंह ने राजनीति की, वो सब एकजुट होकर उन्होंने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे याद आती है, 2008 का साल था, जुलाई का, और आपको पता है इंडिया US सिविल न्यूक्लियर डील उस वक्त साइन किया गया था, और प्रकाश करात जो CPM के महासचिव थे, वो बार बार धमकी दे रहे थे कि अगर भारत सरकार ने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील किया तो लेफ्ट पार्टियां अपना समर्थन वापस ले लेंगी। लेकिन मनमोहन सिंह इस धमकी के बावजूद पीछे नहीं हटे और उन्होंने अमेरिका जाकर ये डील साइन की। इसके बाद लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन वापस लिया और किसी तरह समाजवादी पार्टी के समर्थन से मनमोहन 1 सरकार जो थी, जो पहली सरकार थी 2004 से 2009 तक, वो सरकार बच पाई। लेकिन पूरे समय मनमोहन सिंह बार बार ये कहते रहे कि मेरा आकलन है, मेरा विश्वास है कि भारत की एनर्जी की जो ज़रूरतें हैं उसको देखते हुए इंडिया US न्यूक्लियर डील साइन करना बेहद ज़रूरी है। तो ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। वो बहुत सोच समझकर फैसले करते थे और जब एक बार फैसला कर लेते थे तो उस फैसले से पीछे नहीं हटते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व में जो सादगी थी, जो सज्जनता थी, विनम्रता थी, ये पत्रकारों के साथ उनकी बातचीत में, चर्चाओं में भी साफ तौर पर झलकती थी। वो पत्रकारों को कभी इस बात का एहसास नहीं होने देते थे कि वो प्रधानमंत्री पद जैसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं, बल्कि वो उसी तरह से मिलते थे कि उनमें उस पद का कोई भी भाव अहम नहीं आया है। वो एक सामान्य अधिकारी की तरह ही पत्रकारों से बातचीत करते थे। सामने वाले को कभी इस बात का एहसास नहीं होने देते थे कि वो प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहा है। ये उनके व्यक्तित्व की सरलता थी, सहजता थी और विनम्रता भी थी। मुझे याद है कि एक बार मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक कार्यक्रम कवर करने के लिए भेजा गया। NDTV का जो पुराना कार्यालय था, अर्चना कॉम्प्लेक्स, वहाँ से सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था, कुछ ही दूरी पर है। मैं ये कार्यक्रम कवरेज करने के लिए गया और उसी दौरान PMO के एक अधिकारी का मेरे पास मैसेज आया कि ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद PM डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ पत्रकारों से बातचीत करना चाहते हैं। कार्यक्रम समाप्त होते ही मैं तुरंत अपने कैमरा पर्सन को लेकर जिस जगह पर बताया गया था वहाँ गया और मैंने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अकेले खड़े हुए हैं। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो स्वयं चलकर मेरे पास आए। अमूमन होता यह है कि पत्रकारों को भाग करके नेताओं के पास जाना होता है, लेकिन इस मामले में हुआ ये कि वो खुद प्रधानमंत्री होने के बावजूद चलकर मेरे पास आए और मैंने अपने कैमरा पर्सन से कहा कि हम अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जिसको कि टीवी पत्रकारिता की भाषा में टिक टेक कहा जाता है, छोटी सी संक्षिप्त बातचीत जो किसी नेता के साथ तुरंत होती है। हमने वो बातचीत उनके साथ की और सहजता के साथ उन्होंने मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दिया
और ये उनकी जो सादगी है, विनम्रता है, सज्जनता है, ये दिखाता है। और यही इसी बात का परिचय मुझे कई बार तब भी हुआ जब संसद भवन में उनसे अलग अलग मौक़ों पर बातचीत करने का मौका मिला या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया लेने का मौका मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के मेरी कई यादें हैं, लेकिन सबसे बड़ी याद जो है जिसे मैं संजो के रखना चाहता हूं वो है उनके साथ न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की वो यात्रा जहां पे उन्होंने बुश के साथ न्यूक्लियर डील साइन किया था। और उसके बाद जब जहाज़ में हम लौट रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सारे पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या ये बिल जो है आप पार्लियामेंट में पास करा लेंगे, उन्होंने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है। जब उनसे कहा गया कि नहीं वहाँ पे लेफ्ट पार्टियाँ आपका विरोध कर रही है, उन्होंने कहा मैं कोशिश करूँगा उनको समझाने की, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये भारत के हक में है। उसके बाद जब वापस लौटे और संसद में जब ये बिल पास कराने की नौबत आई, लेफ्ट पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। तब सब पत्रकारों ने एक बार फिर डॉक्टर साहब को पूछा कि क्या आप नर्वस है, समर्थन कहाँ से आएगा? उन्होंने कहा कि समर्थन मिल जाएगा और फिर समाजवादी पार्टी समर्थन देने आई और आखिरकार डॉक्टर साहब ने ये बिल पास करा लिया संसद में। तो एक वैसी शख्सियत जो कि मृदुभाषी हो लेकिन विनम्रता के साथ साथ उनमें एक दृढ़ निश्चय भी था। वो हमारे सवालों का जवाब देने से हिचकते नहीं थे, तब तक जवाब देते थे जब तक हम सब उससे सेटिस्फाइड नहीं हो जाते थे। किसी को तुम करके नहीं बोलना, सबको आप करके बोलना, ये उनकी शख्सियत थी जो लगता है कि हर मानव में होनी चाहिए। वैसे तो मनमोहन सिंह को लेकर मेरी कई यादें हैं, कई संस्मरण हैं, संसद में कई यादें हैं, उसके अलावा राष्ट्रपति भवन में कई कार्यक्रम होते थे उसकी यादें हैं। लेकिन मैं यहाँ पर प्रणब मुखर्जी के साथ जो मनमोहन सिंह का रिश्ता था उसको लेकर दो रोचक वाकया सुनाना चाहता हूँ। पहला वाकया है संसद भवन का, जब मैं वहाँ मौजूद था और राज्यसभा का जो गैलरी होता है, जो लॉबी जिसको बोलते हैं, उसमें मैंने देखा कि एक तरफ से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री वो आ रहे थे निकलकर राज्यसभा से, और इस तरफ से दूसरी तरफ से प्रणब मुखर्जी वो राज्यसभा में प्रवेश करने जा रहे थे। तो उसी लॉबी में दोनों की मुलाकात हुई। मुझे पूरी अच्छी तरह याद है कि जब मुलाकात हुई तो प्रणब मुखर्जी को मनमोहन सिंह ने सर कहकर संबोधित किया। इस पर प्रणब मुखर्जी नाराज़ कहें या थोड़े उनको अटपटा लगा। उन्होंने कहा कि आज के बाद आप मुझे सर कहकर नहीं बुलाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक वाकया तो ये हो गया। दूसरा, हम लोगों को प्रणब मुखर्जी ने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी, अनोखी कहानी सुनाई थी। उन्होंने भी बताया था कि जब शुरू में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और जब कैबिनेट की बैठक होती थी, उसमें कैबिनेट की बैठक में भी मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी को सर कहकर बुलाते थे। तो जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो प्रणब मुखर्जी ने खुलकर मनमोहन सिंह से कहा कि अब आप प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो मुझे आप सर कहकर नहीं बुलाएं। तो उसके बाद वो प्रणब मुखर्जी को प्रणब जी कहकर हमेशा फिर बुलाते रहे। इसकी वजह ये थी कि प्रणब मुखर्जी जब इंदिरा गांधी के समय में वित्त मंत्री थे, उस समय मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, और उस लिहाज से जो वित्त मंत्री होता है वो आरबीआई गवर्नर का एक तरह से बॉस हुआ, तो बॉस को वो सर कहकर बुलाते थे और यही उनकी आदत थी। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी ये आदत बरकरार रही। लेकिन शुरू में 2-3 वाकया के बाद प्रणब मुखर्जी ने उन्हें कहा कि उन्हें सर कहकर नहीं बुलाया जाए, और फिर मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी को प्रणब जी कहकर बुलाने लगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे। अब बच गई है तो उनकी यादें जो कभी भी मिट नहीं सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सामने आते ही ख्याल आता है एक ऐसी शख्सियत, सौम्य शख्सियत जो शालीनता के साथ चुपचाप अपने काम करने में यकीन रखता है। कोई शोर शराबा नहीं, चुपचाप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते थे। याद आता है संसद का वो दिन जब हर बुधवार को वो लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बैठते थे। उसमें प्राइम मिनिस्टर डे कहा जाता था। सवाल का बेशक वो जवाब नहीं देते थे, लेकिन वो लोकसभा में मौजूद होते थे। जब भी लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, महत्वपूर्ण डिबेट हुआ करता था, बहस होता था, उसमें वो बाकायदा हिस्सा लेते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत थे कि आप कभी भी उनसे कोई भी सवाल कर सकते थे। राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड की बात करें, सैनिकों के सम्मान की बात करें, कई तरह के फंक्शन होते थे और हम लोग जाते थे वहाँ पर, सवाल पूछते थे, हर सवाल का जवाब उनके पास होता था और बखूबी शांति के साथ
वो जवाब दिया करते थे। सवालों से वो कभी भागते नहीं थे। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, उनकी नीतियों की तारीफ कर रहा है कि 91 के बाद जिस तरह से वित्त मंत्री बने, उसके बाद लगातार 2 टर्म जो है प्रधानमंत्री बने। नेहरू के बाद, पंडित नेहरू के बाद वो पहले प्रधानमंत्री थे जो लगातार जो है प्रधानमंत्री 2 टर्म बने, यानी 10 साल बाद 10 साल। और उनका रिकॉर्ड जो है मौजूदा प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी उनको तोड़े हैं, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो ये सारे अगर उनके कार्यकाल को देखें तो देश को जो उन्होंने आर्थिक ऊंचाई दिया, जो हमारी जो खस्ता हमारी जो इकोनॉमी थी उसको एक अच्छी जगह पर पहुंचाया है। मनमोहन सिंह के काल में प्रधानमंत्री कार्यालय में मीडिया सलाहकार रहे पंकज पचौरी ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया और पुराने दिनों को याद किया। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ गए हैं। और उन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त उनके मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी जी हमारे साथ हैं। सर, आप वो कौन सी एक सीख है जो आप लोगों को देना चाहेंगे जो डॉक्टर साहब में थी? डॉक्टर साहब हमेशा ये कहा करते थे कि प्रगति की सबसे पहली जो कंडीशन, जो शर्त है, वो होती है शांति। पीस इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस। और इसीलिए वो इतने सारे ज़्यादा काम कर पाए, क्योंकि शांति से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हिंसा ना हो, देश में बटाव ना हो। शांति से ये है कि अगर जब तक आप मानसिक रूप से शांत नहीं होंगे आप प्रगति नहीं कर सकते। और उससे ये भी था कि किस तरह से आप सभी तरह की जो विचारधाराएं हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, अलग अलग लोगों के जो विचार हैं, अलग अलग लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके निजी हित हैं, उनको भी आप साथ लेके चलें, तब आप ये कर पाएंगे। और ये उनकी सबसे बड़ी विरासत है। जिस तरह का सम्मान मैं देखता हूँ, जिस तरह की श्रद्धांजलियाँ उन्हें दी जा रही हैं, 7 दिन का शोक जो है वो घोषित कर दिया गया है, उससे मुझे ये लगता है और एक शांति भी दिन को मिलती है कि जो जीते जी उनको सम्मान नहीं मिल पाया वो कम से कम अब मिल रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो सभी लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता जो है वो रखते थे। डॉक्टर साहब के बारे में ये कहा जाता रहा कि बड़ा चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं, एक नेता जैसा जो फ्लेयर होता है वो नहीं है, लेकिन फिर भी चुपचाप वो अपना काम करते चले गए। जी बिल्कुल, उनको नेतागिरी में ज़्यादा विश्वास नहीं था। वो कहा करते थे माई वर्क विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। जो बात आगे चल के सचिन तेंदुलकर ने कही, माई बैट विल डू द टॉकिंग। और वो हमारे सबके सामने है कि 2004 और 2014 के बीच में जिस तरह की आर्थिक प्रगति हमने मुल्क में देखी, वैसी उसके बाद हुई नहीं। उससे पहले तो हुई नहीं थी, वैसी उसके बाद नहीं हुई। जिस तरह का शांति और भाईचारा उस समय हमने देखा, काफ़ी समस्याएं हैं, इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन वो बाद में नहीं हुई। पूर्वोत्तर के बारे में वो कहा करते थे कि जब तक हम लोगों को मरहम नहीं लगाएंगे, वो सांसद हुआ करते थे असम से, आपको याद होगा, और वो उनका यही कहना था कि जब तक हम लोगों को मरहम नहीं लगाएंगे तब तक लोग जो है उसी में उलझे रहेंगे और प्रगति के काम जो उन्हें करने चाहिए वो नहीं करेंगे। तो ये उनका एक वो विज़न था। उनके पास एक विज़न था अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का, अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण करने का, उदार बनाने का, और उससे एक सशक्त भारत बनाने का। लेकिन साथ ही उनका भी ये भी कहना था कि जब तक ये फल जो हैं अच्छी अर्थव्यवस्था के सब लोगों में नहीं बटेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब देखिए मनरेगा है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद में राइट टू फूड है।